इश्क वाली फीलिंग। मेरा नाम है आराधना। नाम से मुझे एकदम ट्रेडिशनल मत समझ लेना। मैं एकदम मॉडर्न लड़की हूँ जो किसी भी टाइप के ट्रेडिशनल झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मेरा बॉयफ्रेंड है आर्यन, और ऑफ कोर्स इससे पहले भी रह चुके हैं। आर्यन और मैं पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए मैं प्रॉब्लम बताती हूँ। मैं अपनी मम्मी और दादी के साथ रह रही हूँ। मेरी मम्मी का डाइवोर्स हो चुका है। या तो मेरा बाप मेरे जैसा होगा या मेरी माँ, इसलिए डाइवोर्स हुआ होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साथ रहने के बाद भी हम असल में क्या अपने करीबी लोगों को जान पाते हैं? मुझे तो नहीं लगता। वैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं फेमस होके मरी तो मेरे पीछे रोने के लिए कौन कौन आएगा। मैं चाहती हूँ कोई ना आए। नहीं चाहिए यार कोई रिश्तेदार, ना दोस्त वोस्त, सब अपनी मस्ती में मस्त रहो। मुझे शादी से नफरत है। मुझे लगता था मैं शादी मटेरियल हूँ ही नहीं। अब ट्विस्ट ये है कि मुझे मेरी फ्रेंड ने चुपके से बता दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड आर्यन मुझे प्रपोज करने वाला है। वो बहुत बड़ा खर्चा वर्चा करके प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर रहा था। अब उसने इतना खर्चा करने का सोच लिया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे ना कैसे करूं। अरे बाबा, बहुत चक्कर हो गया था यार। मैं अपने दोस्तों से सजेशन ले रही थी कि क्या बोलूं, क्या जवाब दूं, जाने कितने फिल्मी टाइप के डायलॉग सोचे। इंटरनेट पे सर्च किया कि हाउ टू से नो टू मैरिज प्रपोजल। आफ्टर ऑल हमारा इंटरनेट ही तो हमारा सर्च गुरु बनता है ना। वही मैंने भी किया। बड़े अजीब अजीब से आंसर मिले यार इस पे। तो दिमाग ठंडा करने के लिए मेरे गर्ल्स वाले ग्रुप ने एक प्लान बनाया और हम चल दिए गोवा अपनी स्पिंस्टर्स पार्टी करने के लिए। वैसे भी हम सबके घर वाले शादी पे तुले हुए थे और अभी हमारा 3rd ईयर ही तो था ग्रेजुएशन का। मस्त स्कूटी रेंट पे ली और निकल गए हम भी अंधेरे रास्तों पे मस्ती करने। जाने कितनी बार तो रास्ता भटक गए थे। घाटियों से गिरते गिरते बचे थे हम। पता नहीं अगर खाई में गिर जाते ना तो राम नाम सत्य हो जाता। फिर पता चलता कि अच्छे गए हम गोवा घूमने। और हमने ना वहीं पास में एक रेंट पे घर ले लिया था। तो सस्ती बियर पी के बागा बीच पे पड़े रहे, चिल किया और वापस आ गए। वापस आए तो भैया फिर वही टेंशन। ये इश्क में कमिटमेंट नहीं आसान। आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह वाह वाह, फिल्मी डायलॉग। मैं मेरे बॉयफ्रेंड का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी यार। अब ऐसी नहीं हूं ना मैं, और उसे ना भी नहीं करना था। अब इस पे एक और चक्कर ये हो गया कि मेरी फ्रेंड ने मेरे बॉयफ्रेंड को ये बता दिया कि मैं उसे ना बोलने वाली, जबकि मैं रिलेशनशिप के लिए ना नहीं, एक्चुअली सिर्फ अभी शादी को ना बोल रही थी। तो जैसे ही मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला वो अपने फ्रेंड से कंसल्ट करने लगा। उसको ऐसे सजेशन मिले कि नॉर्मली जब लड़कियां किसी से बहुत प्यार करती है तो 1-2 साल का रिलेशनशिप हो जाता है, तो वो तो शादी के प्रपोजल के लिए बहुत ईगरली वेट करती है। और मैं 2 साल के बाद ना कहने का सोच रही हूँ। तो जनाब को लगने लगा कि हो सकता है कि मेरा कोई और बॉयफ्रेंड हो, या हो सकता है मैं चाहती हूँ कि कोई और अल्ट्रा रिच लैम्बोर्गिनी वाला बंदा मिल जाए। मुझे ना ऐसा सोच के ही हंसी आने लगी। हालांकि हम लोगों के बीच कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, पर ये सब आइडियाज तो उसके दिमाग में भरे जाने लगे थे ना। वो भी पगला गया और मैं तो यहाँ पगला रही थी ही। तो एक दिन वो शाम को बड़े गुस्से में आया। मैं भी यहाँ गुस्से में खड़ी थी तो देखते ही उसका गुस्सा टाए टाए फिस हो गया। हम दोनों बहुत देर पार्क में एक बेंच पर चुपचाप बैठे रहे। फिर वो मुझसे बोला कि कोई एक डेट फिक्स कर लो, भले ही वो 1 साल बाद की हो, फिर उसके बाद चाहे मैं जो भी करती रहूं। मैंने बोला कि देखो मुझे भी कोई डेट वेट फिक्स नहीं करनी है। उसने बोला कि उसे तो करनी है। उसके घर वाले भी उसके पीछे पड़े थे। मैं भी उन्हें पसंद थी। वो एक्चुअली आर्यन के इस तरह 24 घंटे बाहर रह के मेरे साथ टाइम बिताने से पक गए थे। वो चाह रहे थे कि आर्यन सेटल हो जाए और उसके बाद फिर आर्यन का छोटा भाई भी तो है, उसकी भी शादी करनी है। हर पेरेंट्स इसी तरह से सोचते हैं। अब यार आर्यन के छोटे भाई के चक्कर में भला मैं बलि का बकरा क्यों बनूं? मैं जैसे ही सोचती थी कि ये मेरी मैरिज डेट है, ये मेरी एंगेजमेंट डेट है, तो मुझे घबराहट सी होने लगती थी। इश्क वाली फीलिंग। सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी, उसका नया प्रोजेक्ट सिंगापुर में था।
उसे ये इनसिक्योरिटी हो रही थी कि कहीं उसके वहां जाने के बाद ऐसा ना हो कि लॉन्ग डिस्टेंस के कारण हमारा ब्रेकअप हो जाए या मुझे कोई और मिल जाए। मैं उसे फोर्स कर रही थी कि उसे सिंगापुर जाना चाहिए। सिंगापुर दुनिया का बिजनेस हब है, आपको तो पता ही होगा। वहाँ तरह तरह के इन्वेस्टर्स आते हैं, टॉप ऑफिशियल्स आते हैं। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कौन सी नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो लाइफ एकदम बदल जाएगी। देखो, मेरा मानना तो सिंपल है कि रिलेशनशिप के चक्कर में डायमंड अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के बाद रिलेशनशिप कैसे भी मैनेज कर सकते हो अगर आपका पार्टनर थोड़ा समझदार है। और समझदार नहीं है तो फिर अपॉर्चुनिटी तो उसने ग्रैब कर ही ली है। अब मेरे हाँ ना बोलने और उसको सिंगापुर जाने के लिए फोर्स करने को वो जोड़ कर देख रहा था। इसी वजह से हमारे बीच बहस बढ़ रही थी और मैं भयंकर वाली इरिटेट हो रही थी। जैसे उसे ये समझ आ गया कि मैं पहले से ज्यादा इरिटेटेड बिहेव कर रही हूँ, उसका मेरे लिए बिहेवियर ही चेंज हो गया। मुझे मनाने और ज्यादा प्यार जताने के लिए मुझे रोज फूल देने लगा। मुझे रोज गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजता और टाइम से हर काम करता, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा ही एकदम केयरिंग टाइप हो गया था मामला। टोटल प्रोफेशनल बॉयफ्रेंड वाले एटिकेट्स हो गए उसके। मेरे लिए चेयर खींचता था, आते और जाते टाइम हमेशा प्यार से हग भी करने लगा था। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि भैया प्रॉब्लम मुझ में ही है। अब देखिए, जब प्रॉब्लम मेरी है तो सोल्यूशन तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा ना। बहुत सोचा क्या करूं। फिर जाके कहीं एक आइडिया आया। मैंने लड़कियों का एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मुझे उसके बारे में ऑनलाइन ही कहीं से पता चला था। ये लोग परफेक्ट ब्राइड बनाने का कोर्स कराते हैं। अब वैसे तो हर लड़की को बचपन से परफेक्ट ब्राइड बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पर हाँ, कुछ मेरे जैसी भी होती है जो नहीं बन पाती। यहाँ मैनुअली मैं सब कुछ सीख रही थी कि पति के सामने कैसे उठते बैठते हैं, कैसे धीरे धीरे आप उसकी और उसके परिवार की सारी बातें मानने लग जाते हैं, कैसे आपको नए सरनेम के साथ एडजस्ट करना होता है, कैसे अब बस आप उसी के नाम से जाने जाते हो और आपको हर उस चीज से फर्क पड़ना बंद हो जाता है जिससे आपके पति को फर्क नहीं पड़ता। भैया, मैंने खूब गाने वाने भी सुने, वही वाले गाने जिसमें वो पतियों को लाइफ डेडिकेट करने वाले लिरिक्स होते हैं ना। मैंने पूरे 6 महीने का कोर्स किया, कैन यू बिलीव इट। फीस दी, मुझे सब कराया गया, हर रस्मों रिवाज सीखा, पर मेरे मेंटल स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तब भी और आज भी उन्हीं औरतों को एडमायर करती हूँ जो इन सबसे आजाद हो। अल्टीमेटम का घंटा मेरे दिमाग में सनसनी मचा रहा था। इस सब में बहुत वक्त निकल गया। उसके सिंगापुर जाने का दिन भी आ गया। वो बस 2 दिन में जाने वाला था और इधर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि वो बहुत डिस्टर्ब है। पहले जब कभी वो ऐसा डिस्टर्ब होता था तो मुझे कॉल करता था और अब मुझे लगने लगा कि शायद द एंड करीब आ रहा है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने भी सिंगापुर में उसी फ्लाइट की टिकट बुक कर दी जिसमें आर्यन जाने वाला था। उसकी फ्लाइट 10 बजे थी, तो मैं उसे सरप्राइज देने के लिए 7 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गई। बैठे बैठे वहां मैं सो गई। देखा तो 8:30 बजने वाले थे। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट लेट है, वो 1:30 बजे आएगी। मैंने कहा यार, पूरे दिन की वाट लग गई। उसके बाद गिरा एटम बम। मेरी दोस्त का फोन आया कि आर्यन ने फ्लाइट टिकट कैंसिल कर ली है, वो अपने नाना नानी से मिलने गया है और दिवाली के बाद सिंगापुर जाएगा। इसे कहते हैं बुरी किस्मत। मैंने अपने सर पे हाथ दे मारा। मैं भागते भागते एयरपोर्ट से निकली, बस स्टॉप पे गई और नेक्स्ट बस पकड़ ली। भाग के नानी के घर गई। उस दिन उनका बर्थडे था। जब मैं पहुंची तो देखा कि वो उनकी गोद में लेटा हुआ है। उसकी नानी उसे शादी करने के लिए बोल रही थी और वो उन्हें मना रहा था कि उसे अभी नहीं करनी है। बस जैसे ही मैंने वो देखा, मैं पिघल गई। मैंने कहा यार, ये आदमी मेरे जैसी पगली को संभाल लेगा। ये जब अपनी नानी की फीलिंग्स की इतनी कद्र करता है तो मेरी फीलिंग्स की क्यों नहीं करेगा। ये बंदा अल्टीमेट है। इतने टाइम से मेरे हार्ट में जो चीज ट्रिगर नहीं हो रही थी वो आज हो गई। मैं समझ गई कि मुझे जो भी फ्रीडम, जो पर्सनल स्पेस चाहिए, ये मुझे वो सब देगा। ये वाकई मुझसे प्यार करता है। मैं उसके पास गई। मैंने उसकी नानी के सामने बोला कि नानी, मैं और आर्यन शादी कर रहे हैं। आर्यन सरप्राइज हो गया। वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। मैंने रिंग पहले से खरीद रखी थी। मैं घुटनों के बल बैठी और उससे पूछा, विल यू मैरी मी।
उसने भी अपने पर्स से रिंग निकाली और मुझे दी। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी रिंग इस तरह अपनी जेब में रखकर घूम रहा होगा। बाकी तो सब ठीक है। इससे नाना नानी अपने नकली दांतों से मुस्कुरा उठे। उस दिन फिर हम नाना नानी के साथ ही रहे। केक काटा, नाना नानी के फेस पे लगाया और हमारी शादी हो गई और हम वाकई एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। कोई भी वैसा चेंज नहीं आया पिछले 1.5 साल में जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। सब कुछ वैसा ही है जैसा हम एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे करते थे। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? सुनने में ये प्रॉब्लम बड़ी या बेकार या बहुत छोटी सी लग सकती है, पर यही तो हमें सीखना है कि किसी की छोटी सी दिखने वाली प्रॉब्लम उसके लिए बहुत बड़ी भी हो सकती है और इसका बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि चीज़ों को ओवरथिंक करके बेवजह कॉम्प्लिकेट मत करो। लाइफ बहुत ही सिंपल है और प्यार तो इतना ज़्यादा कि पूछो ही मत। सब कुछ आंखों के सामने दिखता रहता है और हम आंखें बंद करने की जिद करे रहते हैं। मैं तो यही कहूँगी, बस प्यार करो और मस्त रहो, ज्यादा सोचो वोचो नहीं।